इस आर्टिकल में बात की जा रही है कोल ऑक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी बहुत अच्छे तरीके से कॉल ऑक्शंस हो चुके हैं। अब इसको सही तरीके से हमने यूज़ कैसे करना है, अब ये फंडा है। अब देखिए, पिछले 1-2 हफ्ते से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स की तरफ से यहाँ पर जो है ऑक्शन चल रहे थे। तो यहाँ पर जो अलग अलग कोल ब्लॉक्स हैं तो उनके ऊपर अलग अलग यहाँ पर बिडर्स ने यहाँ पर बिडिंग की और ऑक्शन हो गया। तो अभी इसको सस्टेनेबल यूज़ करना है, इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके ऊपर यहाँ पर अभी फोकस करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो कमर्शियल माइनिंग है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑक्शन हुए सबसे यहाँ पर बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। टोटल 38 ब्लॉक्स थे जिनकी ऑक्शन हुई और उनमें से जो 19 ब्लॉक्स ऐसे थे जहाँ पर मल्टीपल बिड्स आई और ये सक्सेसफुली ऑक्शन हो गए। और अभी अभी हमने क्या करना है, जब ऑक्शन हो चुकी है तो अब इसको ऑपरेशनलाइज करना है स्पीडली मैनर में। मतलब कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जिन जिन को जो जो माइंस यहाँ पर एलोकेट हुई हैं वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है ना उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ जो है एफिशिएंसी है उसके ऊपर ध्यान दें, कोल बेनिफिकेशन के ऊपर। साथ ही साथ ये भी फोकस करें कि यहाँ पर जो एमिशंस हैं वो भी यहाँ पर ज़ीरो एमिशन हो, कम से कम एमिशन हो। और लो कार्बन पाथ जो है इसको ढाल बनाकर आगे चलना है कि जो भी आप यहाँ पर कोल बेनिफिकेशन करोगे, कोला निकालोगे, उसका आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी चलती है, चाहे आप कोयला निकाल रहे हो चाहे आप कोई और धातु निकाल रहे हो, तो आसपास के जो वहाँ की आबादी होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है। उनके हेल्थ इश्यूज निकल कर आने शुरू हो जाते हैं। जो पानी वहाँ पर अवेलेबल होता है वो साफ़ नहीं रहता, उसमें मिलावट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो 19 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनकी जो कैपेसिटी है ना, मतलब बहुत पीक पे है, बहुत बड़े लेवल पर है। तो टोटल 51 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है कि इतने बड़े पैमाने पर आप वहाँ से कोयला निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत दुनिया का दूसरा ऐसा नेशन है जहाँ पर कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। कोयले के बहुत बड़े बेड हैं। तो पहला है चाइना, दूसरे नंबर पर है भारत। अभी देखो, इतने बड़े भंडार होने के बावजूद भी हमारी जो डोमेस्टिक कोल आउटपुट है ना एक साल की, वो 700 मिलियन टन के आसपास है, 700 मिलियन टन के आसपास है। तो इसमें से भी जो 700 में से 200 है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 2019 का डाटा है जहां पर हमने 200 मिलियन टन का जो कोल है इसको बाहर से इंपोर्ट किया है। ओके, हालांकि हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज रिजर्व पड़े हुए हैं, फिर भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वैरायटी है, जो कोल भारत में यहाँ पर है काफ़ी बड़े पैमाने पर, इसको हम बोलते हैं नॉन कोकिंग स्टीम कोल। तो ये वाला कोल बेसिकली हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, सीमेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में। तो इन सभी चीज़ों में यहाँ पर जो है भारत में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस कोल का जो ड्रॉबैक है ना वो यही है कि इसमें फ्लाई ऐश के कंटेंट जो है बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसका एनवायरनमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर लॉस होता है। तो इसलिए जो एनटीपीसीबी है और भी जो यहाँ पर अदारे हैं जो इसके ऊपर फोकस करते रहते हैं, यहाँ पर सजेशंस देते हैं कि फ्लाई ऐश जो है इसको हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो हाल ही में पिछले हफ्ते का यहाँ पर एक रिसर्च आई है जहाँ पर एनटीपीसी ने एक नया एग्रीगेट बनाया है। फ्लाई ऐश से एक नया एग्रीगेट बनाया जिसको आप यूज़ कर सकते हो सीमेंट को रिप्लेस करके। सीमेंट की जगह आप इसको यूज़ करो तो वही बाइंडिंग स्ट्रेंथ आपको मिलेगी जो आपको सीमेंट से मिलती है। तो इसको और धीरे धीरे जो है एनटीपीसी डेवलप कर रहा है। और आगे बात करें कि ऐसा क्यों था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमें बाहर से कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने फोकस नहीं किया है। जितने बड़े पैमाने पर चाइना प्रोडक्शन करता है ना, उतने बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है जितनी भी यहाँ पर ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर मोनोपोली रही है कोल के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक। तो यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज आती भी नहीं है, सरकार ही इसको टैकल करके चलती है। तो यहाँ पर देश का काफ़ी पैसा लग जाता है इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम कोल इंपोर्ट की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ एनुअली जो है खर्चा ऐड हो जाता है इंपोर्ट के ऊपर। तो काफ़ी बड़ा खर्चा है। तो उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक कोल आउटपुट उसको बढ़ाओ। तो अभी भारत सरकार यहाँ पर टारगेट लेकर चल रही है 2023 तक 1100 मिलियन टन का जो कोल है ये हम जो है डेवलप करेंगे 2023 तक। तो ये टारगेट है। तो इसके लिए अभी क्या होगा, धीरे धीरे हमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी होगी। एक
तरीके से स्ट्रीमलाइन एवैक्यूएशन करनी होगी कि एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर इम्पैक्ट ना पड़े और जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसकी सप्लाई में भी कोई भी बाधा ना आए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये ऑक्शन हुई है इसमें 76 बिड्स आई थी, उन लोगों से आई थी। यहाँ पर जो 76 बिड्स लगी हैं वो रिसीव हुई हैं ऑन द रेवेन्यू शेयर बेसिस, मतलब कि बिडिंग पैरामीटर ये रखा गया है कि आपको रेवेन्यू जितना आएगा उसमें से कुछ परसेंट जो है आपको शेयर वहाँ से अवेलेबल होगा। तो इसमें से भी 65% बिडर्स ऐसे हैं जो नॉन एंड यूजर सेक्टर से आए हैं, कहने का मतलब जो रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, घर बनते हैं, होटल्स बनते हैं। तो ऐसे अदारे से जो लोग यहाँ पर आए हैं बिडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो कोल माइनिंग है, ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें एक जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी चाहिए जो इसको मॉनिटर करके चले, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर हो। ओके, और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, इसी के साथ साथ हमें जो थर्मल एफिशिएंसीज है ना, पावर में, स्टील में, सीमेंट में, और भी जो कोल इंटेंसिव सेक्टर है जहाँ पर कोयला यूज होता है, तो वहाँ पर उनकी भी हमें जो थर्मल एफिशिएंसीज उसको भी राइज करना होगा, बढ़ाना होगा। ओके, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो कोयले के साथ लिंक्ड अदारे हैं जहाँ पर कोयला यूज होगा उनको भी हमने जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर उसको एडवांस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि कोल गैसिफिकेशन, हमें जो कोल हम निकालेंगे उसका कोल गैसिफिकेशन करें। देखो भारत सरकार ये सोच रही है इसके बारे में कि कोयला जो है डायरेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर यूज़ किया जाए। फिर अगर ऐसे होता है तो जितने भी तरह की इम्प्योरिटी है कोल में सब खत्म हो जाती है और किसी भी तरह की फ्लाई ऐश जो है वो नहीं उत्पन्न होती है अगर कोल गैसिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर एक और लीवरेज चाहिए अच्छी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के, दोनों कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कोस्ट फर्स्ट है, ओके, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल इनोवेटिव रेजिलेंट स्मॉल ट्रांसफॉर्मेटिव, तो एक तरह का इनिशिएटिव है, ओके, यूएस डिपार्टमेंट की ओर से। तो यहाँ पर इसके साथ हम तालमेल बनाकर चल सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कोल गैसिफिकेशन के ऊपर। हम सीख सकते हैं यूएस से, ओके, वो कैसे काम कर रहा है अपने इस फर्स्ट इनिशिएटिव के तहत, तो उसके तहत हम भी जो है काम कर सकते हैं आने वाले समय में। तो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे ताकि जो कि एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो।